महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हाल ही में 3 उद्योगपतियों ने आरोप लगाया था कि उनसे परमबीर सिंह ने रंगदारी वसूली थी। कारोबारी सोनू जालान, केतन मनसुखलाल तन्ना और मुनीर अहमद पठान ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा था कि परमबीर सिंह ने ठाणे में पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की थी। इसी मामले में महाराष्ट्र सीआईडी जांच कर रही है। दुनिया भर से लोन पर लोन ले रहे कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर जोरदार हमला बोला है। बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर दुनिया की चौखट पर घूम रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों और संगठनों का गुलाम बना दिया है। देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब 20 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले महीने ही प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। रांची से कम दूरी पर तमाड़ में कांची नदी पर बना पुल अपने उद्घाटन के पहले ही ढह गया। इल्जाम यास तूफान पर गया। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिशों के कारण नदी में उफान आने की वजह से पुल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसे वह झेल नहीं पाया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पुल के नीचे लगातार जेसीबी की मदद से बालू का अवैध खनन हो रहा था। प्रशासन को शिकायत के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अवैध बालू खनन भी इस पुल के ढहने में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने संसद के निचले सदन में विधेयक पेश कर संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख गैर मुस्लिम के रूप में करने का अनुरोध किया है, ताकि देश में भेदभाव खत्म करके प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। 2007 के नियम 118 के तहत नेशनल असेंबली में गैर सरकारी विधेयक पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के 13 मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुवार को मामलों की संख्या 27 तक पहुंच गई। इससे संक्रमित एक व्यक्ति को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा। अब तक इन 27 लोगों के संपर्क में 10,000 लोग आ चुके हैं, जिसके बाद विक्टोरिया में 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों द्वारा कोरोना वायरस की शुरुआत पर नई जांच करने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका फैक्ट्स को झुठला नहीं सकता और हमें किसी भी जाँच की परवाह नहीं है। कोरोना के ओरिजिन की रिपोर्ट 90 दिन में तलब की गई है। बाइडेन के इस कदम के बीच चीन अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। अमेरिका में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय आजमाए जा रहे हैं। अब न्यूयॉर्क नई स्कीम लेकर आया है। गवर्नर एएम कुओमो ने 12 से 17 साल तक की उम्र वालों के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत टीका लगवाने के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इस उम्र के सभी छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी। हालांकि स्कीम का फायदा उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। चीन की सेना ने अमेरिका पर हिंद और प्रशांत महासागर में विभाजनकारी यानी बांटने वाली रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता कर्नल तेन केफई के मुताबिक अमेरिकी रणनीति इस क्षेत्र में नए कोल्ड वॉर के हालात बनने का खतरा है। इससे नए ब्लॉक बनेंगे और इस क्षेत्र में आने वाले देश बढ़ जाएंगे। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आदेश दिया है, ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 80,000 डोज गुरुवार को 26 राज्यों के लिए भेज दिए हैं। हरियाणा में 1 जून से स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में अवकाश की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। पहले 31 मई तक छुट्टियां घोषित थी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि अभी प्रदेश में कोरोना के रोजाना 2000 से अधिक केस आ रहे हैं। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। स्कूल विभाग को इस पर निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताया था। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम अच्छे हैं।
अदालत ने कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में खुलेआम दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया तो मामला काफी चर्चा में आ गया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने उसे भगा दिया। सुपौल में गुरुवार रात एक कार में 2 लोग जिंदा जल गए। यह दिल दहला देने वाली घटना छातापुर थाना क्षेत्र के सुरसल नदी पुल पर हुई। बर्निंग कार की सूचना पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक उसमें सवार दोनों इंसान इस तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन मृतकों का सुराग नहीं लग पा रहा है। सुनसान पुल पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दूरदर्शन पर मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो गई है। डीडी बिहार पर बच्चे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक क्लास कर सकते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की क्लास होगी। बच्चे इसमें यह भी सीखेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लासेस मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना में नक्सली कमांडर कोरसा गंगा और आयतू की संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से भी एक पॉजिटिव मिला है। पकड़े गए नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। नक्सली कमांडर की मौत की पुष्टि कोत्तगुड़म जिले के एसपी सुनील दत्त ने की है। शहर में साइबर क्राइम गिरोह ने आतंक मचा रखा है। जालसाजी के अलग अलग तरीके निकालकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में ठग बैंक के कर्मचारी बनकर लोगों को फोन कर उनके बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर ठगी कर रहे हैं। बीते दिनों शहर में गोदाडरा, अमरोली, अड़ाजन और उमरा थाने में 4 मामले दर्ज हुए हैं। ब्लैक फंगस के एक मरीज को GMCH 32 के डॉक्टरों की टीम ने ठीक कर घर भेज दिया। GMCH 32 की डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर जसबिंदर कौर ने उन्हें उपहार देकर घर रवाना किया। उनका ऑपरेशन करने वाले ENT डिपार्टमेंट के HOD सुरेंद्र के सिंघाल ने बताया कि जब से इस बीमारी को महामारी घोषित किया है उसके बाद यहाँ पर यह पहला मरीज है जिसे ठीक करके घर भेज दिया गया है। मरीज की उम्र 69 साल थी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले साल भीषण युद्ध देख चुके नागोर्नो काराबाख इलाके में एक बार फिर तनाव भड़क उठा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 6 सैनिकों को पकड़ लिया है। दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रालयों ने इसकी पुष्टि की है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पकड़े गए आर्मेनिया के सैनिक केल बाजार इलाके में उसकी सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा जिला जेल में 84 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जेल के अंदर ही एक ब्लॉक को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, जिसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। बाकी कैदियों को अलग ब्लॉक में रखा गया है। जेल के अंदर दूरी बनाए रखने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। डॉक्टरों की एक टीम को विशेष जेल के लिए लगाया गया है ताकि कैदियों को सही इलाज मिल सके। अटेर के फूब कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देव ऋषि नारद जी की जयंती मनाई। कार्यक्रम में मौजूद रहे सचिन जैन ने कहा, आज जो पत्रकार सूचना का आदान प्रदान होता है वही कार्य देव ऋषि नारद जी किया करते थे। आज जब हम पत्रकारों को देखते हैं तो हमें नारद जी की याद आ जाती है। कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के दीपक शर्मा, रामदत्त शर्मा, सचिन जैन, सुनील शर्मा मौजूद रहे। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित नंदानगर में रहने वाले दंपति परिवार द्वारा अपनी बेटी की तलाश में इंदौर पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने का मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाली संगीता ठाकुर द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी घर वापस नहीं लौटी है। एक दिन अचानक युवती के मोबाइल चालू मिलने पर किसी युवक द्वारा फोन उठाया गया। फोन पर संपर्क करने पर परिजनों को पता चला कि युवती खजराना में रहने वाले युवक के साथ कहीं रह रही है। परिजनों द्वारा इंदौर DIG को लिखित शिकायत दी गई, जिस पर DIG द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही युवक की गिरफ्तारी के साथ ही युवती की भी तलाश की जा रही है। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी चुनौती बनकर सामने आई है। इंदौर के MY अस्पताल से ब्लैक फंगस से ठीक होकर 15 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर को रवाना हुए हैं। MGM मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित ने बताया कि MY अस्पताल से 15 मरीजों में ब्लैक फंगस को निकालकर डिस्चार्ज किया गया है।
इन्हें 5 दिन की दवाई देकर एक बार फिर 5 दिनों के बाद फॉलोअप के लिए मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कहा गया है। वहीं एमवाई अस्पताल के अधीक्षक PS ठाकुर ने बताया कि हमारे यहाँ कुल 282 मरीज है, जिनमें से 15 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना काल में जहाँ एक तरफ स्टाफ नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपना फर्ज निभा रही हैं, ऐसे में नर्सिंग स्टाफ जो कि रात दिन कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनको नियमित ना करते हुए दूसरों को नियमित किया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए स्टाफ नर्स के रूप में चयनित हुए अभ्यर्थियों ने MGM मेडिकल कॉलेज के डीन से मुलाकात कर स्टाफ नर्स को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के निर्देश पर बड़वाली चौकी के पास कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर अवैध रूप से मांस विक्रय करने पर लगभग 630 किलो से अधिक मांस जब्त कर ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट किया गया। मांस विभाग के जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाहर से इंदौर शहर के अंदर अवैध रूप से पाड़े का मांस कटकर आ रहा है। वहीं दूसरा मामला बंगाली चौराहे पर जोन क्रमांक 19 के अंतर्गत एक पैसेंजर ऑटो रिक्शा को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें लगभग 125 किलो चिकन अवैध रूप से विक्रय के लिए ले जाते हुए रास्ते में से पकड़ा। प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के चलते जहां एक और शासन प्रशासन द्वारा लगातार ही सख्ती की जा रही थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही अस्थायी जेल भी भेजा गया। वहीं इंदौर DIG मनीष कपूरिया द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार लगातार इंदौर शहर में कोरोना महामारी के चलते हजारों लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं, ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा लगातार ही अपील की गई कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। यह बीमारी आपके और आपके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इंदौर में चोरी और लूट जैसी घटना के चलते पुलिस अब कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा ही देखने को मिला एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में, जहां एक बैंक कर्मचारी का पल भर में बाइक सवार बदमाश 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे कुछ CCTV फुटेज के कैमरे खंगाले गए। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़कर घटना का खुलासा करने की बात कर रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के रिजलाई गांव में पिछले दिनों देर रात पुलिस गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों पर गांव के ही 7 लोगों ने डंडे से हमला कर घायल कर पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी थी। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा गांव में अवैध शराब बेचने पर रोक लगाई थी, जिससे अपराधी पुलिस के खिलाफ आक्रोश में थे और मौका देख दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। पुलिस ने 5 हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। उज्जैन जिले के नागदा थाना अंतर्गत नागदा में स्थित वार्ड क्रमांक 25 में विद्यानगर के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन नागदा नगर पालिका एवं SDM कार्यालय पर किया। धरने का मुख्य कारण विद्यानगर में रहने वाले अनिल सोन नामक ठेकेदार के द्वारा अपने घर के ऊपर टेलीफोन टावर लगाने का कार्य रात्रि में अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, जिस पर रहवासियों के द्वारा काफी आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया गया। SDM महोदय का कहना है कि परमिशन कलेक्टर कार्यालय एवं अतिरिक्त के द्वारा दी जाती है, इसलिए मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, परंतु SDM महोदय ने इस बात का आश्वासन दिलाया है कि मैं आप लोगों की समस्या से कलेक्टर महोदय को अवगत करा दूंगा, परंतु टावर रुकवाने का अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि भाजपा संगठन साल भर विभिन्न सेवा के प्रकल्प चलाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूर्ण होने पर भी सेवा ही संगठन मूल मंत्र के माध्यम से देश भर में सेवा कार्यों का विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत इंदौर में रक्तदान का आयोजन किया गया है। बशर अल असद लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में उन्हें 95% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। शुरुआत से ही चुनाव में बशर अल असद की जीत तय मानी जा रही थी, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को बशर के विरोधी और पश्चिमी देशों ने ढोंग बताया था। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए जानलेवा बताया जा रहा है। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से ही उभर रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में 12 से 17 साल की आयु के बच्चों का तत्काल टीकाकरण कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही याचिका में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता के टीकाकरण को तरजीह देने का निर्देश देने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 60 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में
अलीगढ़ एचपी गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। इसके अलावा लोधा क्षेत्र के करसुआ, निमाना, हैवतपुर, अंडला गांव के ग्रामीणों की भी मौत हुई है। अभी कई लोगों की हालत गंभीर है, उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। अलीगढ़ के अधिकारियों से बात करके आरोपियों पर एनओसी लगाने का आदेश दिया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में जो तिरंगा लगा है वह तिरंगा संहिता के लिहाज से सही नहीं है। इस गलती को तुरंत सुधारा जाए। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे भारत की उम्मीदों को फिलहाल के लिए झटका लग गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिकाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ब्रिटेन की एक अदालत ने बुधवार को विजय माल्या की भारत में कानूनी कार्रवाइयों के खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रोके गए पैसे निकालने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह 7,50,000 पाउंड की अपनी मांग के समर्थन में पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रॉबर्ट माइल्स ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के एक समूह के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए अजीबोगरीब विधेयक का मसौदा पेश किया गया है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वालों को शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक बुराइयों, बच्चों से बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी और डॉक्टर्स पर दिए अपने विवादास्पद बयान को लेकर लगातार मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामदेव की शिकायत की है। आईएमए ने चिट्ठी में लिखा है कि पतंजलि के मालिक रामदेव के वैक्सीनेशन पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए। उन पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की ओर से कई अभियान चलाए गए। वहीं जिले के बड़ी साबड़ी क्षेत्र में लगाए गए स्पेशल कैंप को लेकर लोगों की बेरुखी नजर आई। एक वृद्ध महिला वैक्सीन से इतनी डर गई कि झाड़ियों में जाकर छुप गई। इसी दौरान किसी ने महिला के शव पड़े होने की बात कही। सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो महिला जिंदा थी। तब जाकर झाड़ियों से वृद्धा को निकाला गया। बाहर आने के बाद महिला टीका नहीं लगाने की मिन्नतें करती रही। 4 जैन संतों ने बुखार आने पर कोरोना जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जो उम्र ज़्यादा होने पर भी घबराए नहीं। आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के चलते अपने फेफड़ों को बचाने के लिए स्वयं को अलग अलग क्वारंटाइन कर लिया। आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अनुसार दवाइयाँ, प्राणायाम, योग, धूप स्नान किया और आखिर कोरोना को हराने में सफल रहे। कोरोना से जंग जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जिसमें जैन संतों ने आयुष मंत्रालय को मजबूत करने की बात कही। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर से असीगढ़ के बीच बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। यहाँ जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पुष्पक एक्सप्रेस की तेज रफ्तार से गुजरने के दौरान हुए कंपन से भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी और वह हर दिन लगभग इसी रफ्तार से गुजरती है। यह बिल्डिंग केवल 14 साल पुरानी है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के बीच चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के बिगड़े बोल ने नया विवाद खड़ा कर दिया। पहले तो हड़ताली कर्मचारी मंत्री से मिलने पहुंचे तो उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। बाद में मंत्री ने पहुंचकर ज्ञापन लिया और मीडिया के सामने कहा कि उनको ज़रूरत थी इसलिए काम करने आए, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी काम पर लाया गया। राजधानी के सबसे पुराने और बड़े मदरसा मस्जिद तर्जुमा वाली के संस्थापक एवं संचालक मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब का बुधवार रात इंतकाल हो गया। मुफ्ती रज़ाक के इंतकाल की खबर से शहर में शोक की लहर छा गई। गुरुवार को उनके जनाजे में शामिल होने के लिए लोग जमा होने लगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुराने भोपाल को पूरी तरह सील कर दिया। डीआईजी इरशाद वली और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोगों से घर में रहने की अपील की।
पानीपत की जीटी रोड स्थित कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट से चोरों ने शटर उखाड़कर 10,000 रुपये, डिजिटल लॉकर, चेक और अन्य ज़रूरी सामान चोरी कर लिया। गार्ड ने मैनेजर को चोरी की जानकारी दी। मैनेजर ने सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देर रात एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक अपनी बाइक से घर से किसी काम के लिए निकले थे, तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अज्ञात वाहन चालक गाड़ी समेत फरार है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को पिछले हफ्ते तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खबरों के अनुसार निर्देशक के सीने में दर्द और तकलीफ की जांच हुई तो पता चला कि उनके दिल में ब्लॉकेज है। ऐसे में डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की। अनुराग कश्यप के प्रवक्ता ने बताया कि अनुराग की तबीयत में सुधार हो रहा है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने अभी उन्हें आराम करने के लिए कहा है। कुछ वक्त तक आराम करने के बाद ही वो फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे। डायरेक्टर एस.एस. राजमौली की साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। बता दें कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद डिजिटल रिलीज भी होगी। फिल्म के मेकर्स ने अपने डिजिटल पार्टनर्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसे ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है। एक्ट्रेस हिना खान के पिता असलम खान का पिछले महीने कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। अपने पिता को खोने के बाद से ही हिना टूट गई हैं और वे आए दिन उन्हें याद भी करती रहती हैं। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हिना खान ने बताया कि मेरे पिता के निधन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने मुझे दिल को छू लेने वाला एक बहुत लंबा मैसेज भेजा था। साथ ही उन्होंने प्रियंका की जमकर तारीफ भी की है। एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान ने अगत्सु फाउंडेशन नाम की एक कंपनी लॉन्च की है। हाल ही में इस बात की अनाउंसमेंट ईरा खान ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर कर की है। उनका यह फाउंडेशन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने का काम करेगा।